थर्ड चैप्टर यानी कि जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस स्टडीज के अंदर उसका जो डिलीटेड पार्ट था क्लास 12th में, आज हम वो कवर अप करेंगे। तो उसका नाम था जो रिलेटेड था इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। ये टॉपिक आपने आईईडी में पढ़ा है। आईईडी में आपने इसके ऊपर पूरा एक चैप्टर पढ़ा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो उसी को हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा कवर अप करना है फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया था क्या? देखो, आपको पता है कि हम आईईडी पढ़ के आ चुके हैं थोड़ी बहुत, तो हमें नॉलेज है इस चीज की कि जब हमें 1947 में फ्रीडम मिली थी तो उसके बाद हमने अपनी कंट्री को दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश करी, और रिवाइव करने के लिए हमने 1951 में सेंट्रल प्लानिंग स्टार्ट की थी। सेंट्रल प्लानिंग चल रही थी, इंप्रूवमेंट हो रहा था, डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन तब भी हमारी कंट्री के हालात सही नहीं थे। जो पॉलिसीज चलती आ रही थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि वो डेवलपमेंट कर सके। यानी कि देखो क्या होता है कि कई बार ना चेंज लाने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जब लगातार आप सेम चीज करते रहोगे ना, अगर हम कोई दवाई भी रेगुलर खाते हैं ना, तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो दवाई आपको उस तरीके का असर करना बंद कर देती है। आप कोई अगर पर्टिकुलर मेडिसिन खाते हो, कोई पेन किलर खाते हो, आपको लगता है कि यार ये पेन किलर खाने से मुझे आराम मिल जाता है, बट अगर उस दवाई को आप कंटिन्यूअसली खाओगे ना कुछ सालों तक, तो एक टाइम के बाद वो मेडिसिन आपके बॉडी पे उस तरीके का असर करना बंद कर देगी। ऐसा ही कुछ हो रहा था इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ हमारी कंट्री के अंदर। हम जो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉलो करते आ रहे थे उससे मैं ये नहीं कहूंगी कि ग्रोथ नहीं हो रही थी, बट स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट मतलब एक लेवल उसने मेंटेन कर लिया था, अप नहीं जा रहा था वो लेवल। तो इसलिए इन सब चीजों को बदलने के लिए इंडिया के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए। और कब आए वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? जुलाई 1991 में। और रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? चेंज। हमने अपनी पॉलिसीज के अंदर कुछ चेंजेस किए। तो क्या रिफॉर्म्स के फीचर्स रहे हैं, पहले ये देख लेते हैं। तो पहली बात तो यही कि रिफॉर्म्स 1991 में इंट्रोड्यूस हुए। 1991 से पहले अगर आपको अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना हो, चाहे वो किसी भी चीज का बिजनेस हो, आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। इवन अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपेंड भी करना है, बढ़ाना भी है, तो भी लाइसेंस लेना पड़ता था। यानी कि लाइसेंसिंग सिस्टम बहुत ज्यादा था। तो जब 1991 की पॉलिसी आई तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग को सिर्फ 6 तक रिड्यूस कर दिया गया। यानी कि सिर्फ 6 ऐसे इंडस्ट्रीज को कहा गया कि इसका अगर आप काम करते हो, ये वाली इंडस्ट्री अगर आप सेटअप करते हो, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। अब 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस में था। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी होता है और एक पब्लिक सेक्टर होता है, आपको पता है ना। पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेंस में था, यानी कि बहुत ज्यादा हावी था। प्राइवेट सेक्टर को अलाउड नहीं किया जाता था हर जगह पर एंटर करना। तो जब 1991 की पॉलिसी आई तो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर्स, उनका पार्ट प्राइवेट सेक्टर्स को बेचा जाने लगा। यानी कि पब्लिक सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को निकाल लिया गया और प्राइवेट सेक्टर को अलाउड किया गया कि वो भी अब उस एरिया में एंटर कर सकते हैं। ठीक है, फॉरेन कैपिटल यानी कि बाहर से जो पैसा आ रहा है, पहले उस पर बहुत रिस्ट्रिक्शन थी। उसके बाद उस चीज को किया गया लिबरलाइज। लिबरलाइज का मतलब क्या होता है? एक तरीके से ऑटोनॉमी देना, यानी कि कुछ फ्रीडम प्रोवाइड करना, रिस्ट्रिक्शंस को हटाना। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लिमिटेड टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। पहले आपने पढ़ा होगा आईईडी के अंदर, कुछ कुछ बातें हमें वो याद रखनी है। आईईडी के अंदर आपने स्केड्यूल ए, स्केड्यूल बी, स्केड्यूल सी करके आईपीआर 1956 पढ़ा है। याद है कुछ? हाँ, आईपीआर 1956 के अंदर 3 स्केड्यूल्स दे रखे हैं। स्केड्यूल ए में लिखा हुआ है कि 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए क्या थी? रिजर्व थी। स्केड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज रिजर्व कही गई, और जो ए और बी में नहीं आई वो स्केड्यूल सी में थी। तो देखो कितना बड़ा रिजर्वेशन था पब्लिक सेक्टर के लिए। तो उस रिजर्वेशन को हटाया गया। अब ऐसे सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज रखी गई हैं जो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की है। ये मैं 1991 के बाद क्या हुआ था उसके बारे में बता रही हूँ, करंट सिचुएशन के साथ हम अभी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इमीडिएटली 1991 में क्या हुआ था ये हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 इंडस्ट्रीज ऑफ द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस जो थी वो अब रखी गई, यानी कि पब्लिक सेक्टर का जो रोल है वो लिमिटेड कर दिया गया है।
ठीक है, तो ये थे उसके की फीचर्स कि क्या क्या हुआ उस टाइम पे। अब इसी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट निकल कर आए जो बहुत ही फेमस है, जिसको आप एलपीजी के नाम से जानते हो, है ना, आप इसको एलपीजी के नाम से जानते हो। एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, जी मतलब ग्लोबलाइजेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है। देखो, लिबरलाइजेशन इज रिलेटेड टू फ्रीडम, कि ये जो बिना मतलब की रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है ना, इन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो। ये जो आपने जकड़ कर रख रखा है हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को अपने रूल्स रेगुलेशंस के अंदर, इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दो। तो लिबरलाइजेशन में यही किया गया, फ्रीइंग द इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम द अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा कंट्रोल, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे, उन सभी को हटा दिया गया। अब क्या क्या हटाया गया? सबसे पहले उन्होंने कहा, ये जो लाइसेंसिंग सिस्टम रख रखा है ना आपने, ये लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है, इसको अबॉलिश करो। अबॉलिश का मतलब क्या होता है? खत्म कर दो, इसे डिसॉल्व कर दो, इसको हटा दो। उन्होंने कहा लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हम, पूरे तरीके से लाइसेंसिंग नहीं हटाई जा सकती, फिर तो तुम्हें बच्चे बच्चे के हाथ में हथियार दिखेगा। आज अगर आपको डिफेंस मटेरियल लेना है तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, नहीं लेना पड़ता? घर में अगर आपको पिस्टल रखनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है उसका बचाव के लिए, ये चीज। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि देखो, बिल्कुल तो हटा नहीं सकते हम लाइसेंसिंग, हाँ हम आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं, एक शॉर्ट लिस्ट है, अगर आपको ये सब मटेरियल बेचना है, बनाना है, तो भाई उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, अदरवाइज जो दूसरी सारी चीजें हैं उसके लिए कोई लाइसेंस नहीं है अब, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले क्या होता था, अगर हमें गुड्स एंड सर्विसेज एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी अगर मूव करना होता था तो परमिशन लेनी होती थी, उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन था, लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिए गए। इवन जो प्रोड्यूसर था वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी खुद डिसाइड नहीं कर सकता था, बट अब फ्री कर दिया गया, उनको फ्रीडम दे दी गई कि आप अपने गुड्स और सर्विसेज की प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। पहले फ्री ट्रेड अलाउड नहीं था, फॉरेन ट्रेड अलाउड नहीं था फ्रीली, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे उसके ऊपर, अभी ग्लोबलाइजेशन में हम पढ़ेंगे वो रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन जब लिबरलाइजेशन आया तो उन्होंने उस प्रोसीजर को सिंप्लीफाई कर दिया, ये जो लंबा चौड़ा प्रोसीजर है ना आपका, उसको हम खत्म कर देते हैं, बहुत सिंपली अब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे ट्रेड रिलेशनशिप्स बने। टैक्स रेट बहुत हाई था एलपीजी से पहले, लिबरलाइजेशन से पहले टैक्स रेट बहुत हाई था। आप ये मान लो 100 में से 97 रुपीज आप टैक्स देते थे पहले, इतना हाई रेट ऑफ टैक्स, यानी कि 3 रुपए आपकी जेब में आते थे। तो उस टैक्स रेट को क्या किया गया, फिर रिड्यूस किया गया, ठीक है। तो ये था लिबरलाइजेशन के बारे में। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। चलो अब देखते हैं प्राइवेटाइजेशन। ये तो नहीं आ रही कुर्सी उसमें। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? जहां पर प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस था, मोस्टली इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर यूनिट से हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब प्राइवेट सेक्टर को हमने इन्वॉल्व करना शुरू किया तो हमने प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाया। तो प्राइवेटाइजेशन उसे ही कहा गया दैट गिविंग द ग्रेटर रोल टू द प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस, यानी कि हमें जो डेवलपमेंट करना है अपने देश का, उस देश के डेवलपमेंट में हमें प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ? उसके लिए उन्होंने ये चेक किया कि जितनी भी हमारे पास लॉस मेकिंग एंड सिक इंडस्ट्रीज थी, यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज, कोल्ड हो रहा यानी कि ऐसे इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा लॉस पे चल रही थी। अब भाई ऐसे इंडस्ट्रीज को चलाने का फायदा है क्या जो लॉस पे चल रही हो? या सिक इंडस्ट्री, सिक का मतलब क्या होता है? बीमार ना, तो इंडस्ट्रीज भी कहीं में बीमार हो जाती है, यानी कि चल नहीं रही होती है। तो ऐसे में हम ना एक कोशिश करते हैं, हम क्या कोशिश करते हैं कि अगर हम इन पे थोड़ा सा पैसा और लगा दें या थोड़ी सी मेहनत कर लें तो क्या ये रिवाइव हो सकती है, मतलब क्या ये चलने लायक है? जैसे कोई कार है आपके पास, अब क्या होता है कि बहुत सालों तक वो चल रही होती है तो उसमें कुछ ना कुछ खराबी आनी शुरू हो जाती है, तो आप क्या करते हो उस केस में कि कोशिश करते हैं एक बार कि इसकी अगर हम सर्विसिंग करा दें, थोड़ी सी इसके अंदर करवा दें, थोड़ा पैसा वैसा लगा दें, तो क्या पता इसकी लाइफ 1-2 साल और बढ़ जाए। तो हम ये काम अपने इंडस्ट्रीज के साथ भी करते हैं। तो इन्हें एक बोर्ड को रेफर किया जाता है विच इज नोन एज BIFR। अब हम MCQ करने वाले हैं, आपको ये नाम याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
कि सिक इंडस्ट्रीज को कहां भेजा जाता है, कहां भेजा जाता है? द बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, BIFR। इवन इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, यह भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। BIFR स्टैंड्स फॉर, तो यहां पे पता नहीं वो क्या क्या लिख देंगे, तो इसीलिए आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इस BIFR पे ये लॉस मेकिंग और सिक एंटरप्राइजेस को ट्रांसफर किया जाता है कि देखते हैं कि कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। तो दोबारा से इनको फाइनेंशियली रिकंस्ट्रक्ट करके अगर ये फिर से उठ जाती हैं, रिवाइव हो जाती हैं, तो ये चलती रहेंगी। लेकिन अगर ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पैसा लगाने के बाद भी, इतना ज्यादा रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद भी अगर नहीं चल पाती, तो उसको हम फिर क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद NEP के अंदर एक और चीज आई, यहाँ पे ये NEP एजुकेशन वाली पॉलिसी नहीं है, यहाँ पर ये हमारे लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हुआ प्लान डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफरिंग द इक्विटी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लेना कि ये भी आपको ध्यान रखना है कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरिंग द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू प्राइवेट सेक्टर। जहां पर इक्विटी का मतलब क्या है, शेयर्स, जहां पर हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के शेयर्स को कहां ट्रांसफर कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर में, ठीक है। तो ये तो हुआ प्राइवेटाइजेशन के अंदर। अब आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। अब ग्लोबलाइजेशन क्या है, बेसिकली मेलजोल है, आपसी मेलजोल। अब ये मेलजोल किसका है, एक इकोनॉमी का दूसरी इकोनॉमी के साथ, एक इकोनॉमी का वर्ल्ड की अलग अलग इकोनॉमीज के साथ जो मेलजोल बढ़ रहा है। तो जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या हो गया, मेलजोल। सो इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जब बहुत सारी इकोनॉमीज मिलकर एक साथ काम कर रही हैं, तो वो क्या है, ग्लोबलाइजेशन। एक ग्लोबल इकोनॉमी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो यहां पर हुआ क्या, 1991 से पहले आपको पता है ट्रेड रिस्ट्रिक्टेड था। किस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड था, यहां पर चलता था कोटा सिस्टम। कोटा सिस्टम समझते हो, कोटा सिस्टम इज रिलेटेड टू द क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी, कि इससे ज्यादा का सामान ना तो इंपोर्ट कर सकते हो ना एक्सपोर्ट कर सकते हो। अमाउंट नहीं है, ये क्वांटिटी है। जैसे कि आप कह सकते हो कि 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, कोई भी ऐसी चीज है सपोज, ठीक है। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन लग गई कि इससे ज्यादा की क्वांटिटी आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। उसके अलावा यहाँ पर टैरिफ रिस्ट्रिक्शन भी थी। टैरिफ रिस्ट्रिक्शन मतलब टैक्स बहुत ज्यादा लगाए जाते थे, बहुत सारी ड्यूटीज लगी हुई थी जो आपको पे करनी पड़ती थी, इंपोर्ट ड्यूटीज, एक्सपोर्ट ड्यूटीज बहुत सारी थी। तो ऐसे में क्या हुआ, उन्होंने आपको अमाउंट में भी रोका, मतलब टैक्स लगा के क्या कर दिया, चीजों को महंगा ही तो कर दिया ताकि आप कम से कम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करो, और यहाँ पे क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन कर दिया कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो ये रिस्ट्रिक्शंस चल रही थी। तो जब ग्लोबलाइजेशन आया तो हमने सबसे पहले किया ट्रेड को लिबरलाइज, भाई फ्री कर दो। तो फ्री करने के लिए सबसे पहले इंपोर्ट्स को लिबरलाइज किया गया। तो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन के अंदर जितने भी ये कोटा सिस्टम था, टैरिफ सिस्टम था, ये सब हटा दिए गए, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया गया। भाई इंपोर्ट का तो मतलब है कि हम बाहर के देशों का सामान खरीद रहे हैं, क्या उससे काम चल जाएगा हमारा, हम ही खरीदते रहे, ये तो हमारे क्या हो जाएगा, पेमेंट्स बढ़ जाएंगे हमारी कंट्री की, इससे तो आउटफ्लो हो जाएगा हमारी कैपिटल का। हमें इनफ्लो भी तो चाहिए, हमें फॉरेन एक्सचेंज भी तो कमानी है। तो उसके लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन किया गया। कैसे, टैरिफ स्ट्रक्चर को थोड़ा सा रैशनलाइज किया गया। रैशनलाइज मतलब यहां हमने ये डिसीजन लिया कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर हमें ये रिस्ट्रिक्शन को हटाना होगा, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जिनको हटाने की जरूरत है। तो उस चीज को सिंप्लीफाई किया गया टैरिफ स्ट्रक्चर को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोर्ट करें अपना सामान, ठीक। उसके बाद यहां पर बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए गए फॉरेन एक्सचेंज को लेकर भी, क्योंकि हमारी कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी। जितना फॉरेन एक्सचेंज आएगा उतना ही तो हम यहाँ पर इंपोर्ट भी कर पाएंगे, तो हमें फॉरेन एक्सचेंज कमानी थी। तो उस चीज के रिगार्डिंग भी हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए थे, ठीक है। तो ये था हमारा ग्लोबलाइजेशन। तो ये तीन हमारे कंपोनेंट्स थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। पहला लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का सीधा सा मतलब क्या है, फ्रीडम। किसको दी गई फ्रीडम, इकोनॉमिक एजेंट्स को दी गई कि आप फ्री ट्रेड करो, आराम से करो ट्रेड, कोई बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। प्राइवेटाइजेशन सिंपली क्या है, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाना है। ग्लोबलाइजेशन क्या है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना है, एक देश को दूसरे देश के साथ मिलकर चलना है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कि इस जो हमने ये जो रिफॉर्म्स लिए, जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, इस रिफॉर्म का हमारे इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा, ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अब अगर मैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो ये जो इसकी हेडिंग्स है ये इंपॉर्टेंट है, मतलब वो लिख देंगे कि इनमें से कौन सा गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन इंडियन एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री का पॉइंट नहीं है। ना वाला पूछ सकते हैं वो, हाँ वाला नहीं पूछेंगे। अगर हाँ वाला पूछेंगे तो भाई चौथा ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। वो ना वाला पूछने के चांसेस इसमें ज्यादा है। तो आपके लिए ये हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। तो इनकरेक्ट में क्या होगा, कोई इन्हीं में से चार में से तीन इसी में से पॉइंट होंगे, एक कोई अलग सा पॉइंट हो जाएगा, तो वो आपका करेक्ट आंसर आ गया। और अगर पहचानना होगा कि कौन सा पॉइंट है इम्पैक्ट का, तो मेरे ख्याल से तो ऑल ऑफ दीज ही उसका आंसर होगा, क्योंकि वो सारे के सारे पॉइंट्स यही वाले देंगे। ठीक है, तो अब ये जो हमने पॉलिसी के बारे में पढ़ा कि जो पॉलिसी चेंजेस आए इसका हमारे इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री पे क्या फर्क पड़ा, तो पहला फर्क पड़ा था कंपटीशन का। देखो, जहां पर ग्लोबलाइजेशन से पहले सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी ना, हम कह सकते हैं घर घर के लोग थे जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा था। जैसे कि जब आप क्लास 11th तक होते हो आपका कंपटीशन अपने स्कूल तक है, इवन स्कूल में भी किस तक है, सिर्फ अपनी क्लास के बच्चों के साथ है या अदर सेक्शंस के साथ है, सिर्फ 11th के सेक्शन के साथ ही आपका कंपटीशन है। लेकिन जब अब आपने सीबीएसई बोर्ड दे दिया है तो आपका कंपटीशन बढ़ नहीं गया, जितने भी बच्चों ने बोर्ड एग्जाम दिया है आपका कंपटीशन उन सब लोगों के साथ है। ठीक है, तो सेम का हमारी इंडस्ट्रीज के साथ भी तो हुआ। जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो कंपटीशन सिर्फ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के बीच में था, लेकिन वहीं पर जब ग्लोबलाइजेशन बढ़ा तो मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई। और आपको पता है मल्टीनेशनल कंपनीज अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ आती हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं रीजनेबल कॉस्ट पे। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बहुत तगड़ा कंपटीशन फेस करना पड़ा, उनके लिए उस कंपटीशन में सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल होने लगा, जॉइंट वेंचर्स बनने लगे हमारी कंट्री में आकर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे जो इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री से वो फेस कर रही थी। ठीक है, पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब कस्टमर क्यों डिमांडिंग, देखो हमारे पास जब बहुत सारे कपड़े होते हैं ना तब हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमें उसमें से सिलेक्ट करना होता है कि यार ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, या ऐसा भी होता है ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, ये भी नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन वहीं पर हो ही 3-4 पेयर आपके पास तो बहुत इजीली सिलेक्ट कर लोगे ना। तो यही तो हो रहा था कस्टमर के साथ भी। जब हम ग्लोबलाइजेशन नहीं था, लिमिटेड सप्लायर था हमारी कंट्री के अंदर, कुछ वही 2-3 लोग थे जो उस सामान को बेच रहे थे, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन जब बाहर की कंट्री से बहुत सारी कंपनीज आकर यहाँ पर अपने प्रोडक्ट्स को ऑफर करने लगी तो वेराइटीज आ गई। जब वैरायटी आ गई तो कस्टमर भी डिमांडिंग हो गया कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, अब तो हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो अपने प्रोडक्ट्स को सुधारो। तो कस्टमर ने डिमांडिंग, चूजिंग होना शुरू हो गया हमारा कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर की डिमांड बढ़ गई थी, बहुत ज्यादा चूजी हो गए थे हमारे कस्टमर्स। अब फोर्थ है हमारे पास रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अब टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि लगातार हमारी जो टेक्नोलॉजी बदलती रहती है। तो 1991 के बाद क्योंकि कॉम्पिटिटर्स एंटर कर रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही थी, तो टेक्नोलॉजी लगातार बदलती जा रही थी। हर एक नया राउंड एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा था, और जो कंपटीशन था बढ़ता हुआ वो भी फर्म्स को ये फोर्स कर रहा था कि अगर उन्हें मार्केट में सरवाइव करना है तो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ेगा। अब ये चीज आप अपने जेब में रखे मोबाइल फोन से समझ सकते हो। वो सिंपल सा कीपैड वाला फोन आज कितना बदल गया है कि वो हमारा हर एक काम कर रहा है। हम घर बैठे ही उस मोबाइल फोन की हैंड से न जाने कितने सारे अपने काम हैं जो हम पूरे कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास नेसेसिटी फॉर चेंज। अब ये बहुत जरूरी हो गया था अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चेंज करना, बदलते हुए इन्वायरमेंट में, बदलते हुए कंपटीशन में ये बहुत जरूरी हो गया था कि बिजनेस फर्म्स को अपने आप को चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि जो मार्केट के फोर्सेस थे वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंट मतलब बहुत जल्दी से बदल रहे थे, और अगर हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने ऑपरेशंस को मॉडिफाई नहीं करते तो हम उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो डोमेस्टिक फर्म्स के लिए ये बहुत बड़ी चीज हो गई थी कि उन्हें बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस ऑपरेशन को चेंज करना होगा। इवन मटेरियल मशीन्स के साथ साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी अपडेट करना था, उनको भी हमें अपग्रेड करना था, उनके स्किल्स को हमें अपडेट करना था। इसके बाद है हमारे पास नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब
हमारे यहाँ काम करने वाले जो लोग थे, इंडियन एंटरप्राइजेस ने बहुत लंबे समय तक एक प्रॉब्लम फेस करी, वो थी इनएडिक्वेट ट्रेंड पर्सनल की, यानी कि अपने यहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे वो पूरी तरीके से ट्रेंड नहीं थे। और जो नई मार्केट कंडीशन थी वो ये कह रही थी कि आपको अपने यहाँ पर काम करने वाले लोगों को चेंज करना होगा, ट्रेन करना होगा, वो आपको हायर कॉम्पिटेंस वाले चाहिए, हायर कमिटमेंट के साथ चाहिए। तो ऐसा बहुत जरूरी हो गया था कि भाई आपको ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना होगा। क्यों? क्योंकि देखो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट बदल रहा है। अब पुराने लोग पुराने स्किल्स के साथ उस नई टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे उसके साथ फैमिलियर होंगे, तो इसलिए बहुत जरूरी था कि आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करें। नेक्स्ट है हमारे पास मार्केट ओरिएंटेशन। देखो है क्या ये, अब पहले चलता था प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट ओरिएंटेशन का मतलब होता था कि पहले मार्केट में प्रोडक्ट आता था, उसके बाद उसकी डिमांड अराइज होती थी, यानी कि मार्केट में जो भी कुछ आता था कंज्यूमर उसे खरीद लिया करते थे। लेकिन आपने देखा कि कंपटीशन बढ़ जाने की वजह से जो कंपटीशन बढ़ रहा था उसकी वजह से कस्टमर डिमांडिंग हो गया, क्योंकि कस्टमर के पास वैरायटी हो गई। तो हमारा सिनेरियो हो गया फिर मार्केट ओरिएंटेशन। कैसे? कि अब पहले मार्केट को स्टडी किया जाता है, हमारा कस्टमर क्या मांग रहा है पहले ये देखा जाता है, उसके बाद प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। आप देखो ना कि हम जो मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, पहले वो मोटा ताजा हुआ करता था, कीपैड वाला मोबाइल फोन होता था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने कहा कि यार हमें जब घूमने जाना होता है, फोटोज क्लिक करनी होती है, तो ऐसे में हम कैमरा लेके नहीं घूम सकते क्योंकि उसमें बहुत झंझट है, फिर कैमरे से फोटो निकलवानी पड़ती है। तो कैमरा मोबाइल फोन्स की डिमांड आई। तो कैमरा मोबाइल फोन की डिमांड आई तो कंपनीज ने क्या करा, आपके लिए बैक कैमरा के आपके लिए बैक कैमरा वाला फोन उन्होंने डेवलप कर दिया। बट उसके बाद क्या हुआ कि भाई हर समय हमें एक बंदा चाहिए जो हमारी फोटो खींचे, तो फ्रंट कैमरा की डिमांड अराइज हुई कि हम अपनी सेल्फीज ले सके। बट सेल्फीज क्या होती है कि यार बहुत क्लोज होके फोटो हमें खींचनी पड़ती है, तो सेल्फी स्टिक्स का इन्वेंशन हुआ। तो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि मार्केट में कस्टमर की नीड को देखा जा रहा है कि क्या मांग रहे हैं कस्टमर्स, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलप हो रहा है। तो मार्केट ओरिएंटेशन हमें देखने को मिला कि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन से हम कहाँ शिफ्ट हो गए, मार्केट ओरिएंटेशन पे। अब नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। अब आपको पता है कि अभी हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर के रोल को कम किया, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ा दिया। जहां पर हमारे पास बजटरी सपोर्ट पब्लिक सेक्टर के पास बहुत ज्यादा जाता था। आपको पता है हम गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, जब गवर्नमेंट बजट बनता है तो रिसोर्सेस एलोकेट किए जाते हैं। तो इस गवर्नमेंट बजट से जो रिसोर्सेस का एलोकेशन पब्लिक सेक्टर को हो रहा था, वो अब पब्लिक सेक्टर से हटके प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाने लगा। तो इससे पब्लिक सेक्टर आउटलेट्स जो थे वो कम होने लगे। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को ये रियलाइज होने लगा कि अगर उन्हें मार्केट में सरवाइव करना है तो उन्हें और एफिशिएंट होना पड़ेगा, उन्हें अपने खुद के रिसोर्स डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फाइनेंसिंग आ रही थी वो कम हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंसिंग अब किस तरफ जा रही थी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि बजटरी सपोर्ट जो था पब्लिक सेक्टर को वो किस तरीके से कम। तो ये थे हमारे वो पॉइंट्स जो ये शो कर रहे थे कि किस तरीके से गवर्नमेंट पॉलिसी जो चेंज हुई, जो एलपीजी की पॉलिसी आई, उसका इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो हमारा ये जो टॉपिक था पूरा, यही दो टॉपिक आपके क्लास 12th में नहीं थे, बाकी सारे टॉपिक आपने क्लास 12th में कवर करे हैं। अब बच्चों इस वीडियो में मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरे माइक की बैटरी खत्म हो जाने की वजह से वॉइस चली गई। बट नेक्स्ट वीडियो से आपको ये प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, तो प्लीज इस वीडियो में थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।